जो बनाना आप 20 रुपए डजन से यहाँ पे परचेस करते हो, वही बनाना दुबई के सुपरमार्केट में 100 रुपए डजन से बिक रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बनाना एक्सपोर्ट के बारे में, क्योंकि देखिए दोस्तों, बनाना एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इंडिया में बहुत ही ज्यादा मात्रा में ग्रो होता है। इंडिया वर्ल्ड में सेकंड लार्ज प्रोड्यूसर ऑफ बनाना है। जी हाँ दोस्तों, इक्वेडर और फिलीपींस के बाद हमारा ही नंबर आता है। और यहाँ पे लोकल कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी बनाना जो है वो भर भर के एक्सपोर्ट होता है। मेरा एक कस्टमर है, जैसे कि आपको पता रहेगा मैं शिपिंग में काम करता हूँ, तो मेरा एक कस्टमर है जो वो महीने का जो है वो करीब 300 से 400 कंटेनर एक्सपोर्ट करता है ओनली बनाना, वो भी पीक सीजन में। तो इसलिए सोचा दोस्तों कि आज आपके लिए एक स्पेशली वीडियो बनाया जाए कि कैसे आप स्टार्ट टू एंड प्रोसेस सीख सकते हैं ये वीडियो के द्वारा, जहां पे मैं आपको A to Z सब एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे बनाना एक्सपोर्ट आप कर सकते हो, उसके क्वालिटी पैरामीटर्स क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, बायर फाइंडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में, पैकेजिंग के बारे में, सारी चीजें हम लोग आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि बनाना एक्सपोर्ट का क्या क्या ओवरव्यू है। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि इंडिया हर साल 30 to 35 मिलियन टन ऑफ बनाना प्रोड्यूस करता है। मतलब लास्ट ईयर हम लोगों ने 8.27 लाख मैट्रिक टन का एक्सपोर्ट किया है। आप इमेजिन करो, इतना ग्लोबल डिमांड है इंडिया का बिकॉज ऑफ इट्स टेस्ट, क्वालिटी और भी बहुत सारी चीजें हैं। इसकी वजह से इसका बहुत सारा डिमांड है। आगे जाके मैं आपको टारगेट कंट्रीज के बारे में भी बताने वाला हूँ। अगर हम लोग प्रोडक्ट नॉलेज की दोस्तों बात करते हैं तो बनाना में एक वैरायटी आता है जिसको हम लोग G9 या फिर ग्रैंड 9 बनाना बोलते हैं। कोई लोग यहाँ पे उनको कैवेंडिश बनाना भी बोलते हैं। तो उसका बहुत ही ज्यादा डिमांड है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप इलायची बनाना एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, या छोटा वाला जो केला आता है साउथ रीजन में वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हो, वो भी बनाना एक्सपोर्ट होता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे G9 बनाना की जो क्वालिटी है उसके वजह से ये जो बनाना है वो बहुत ही वर्ल्ड फेमस है इंडिया से। तो आप मेक श्योर करो कि G9 बनाना ही आप प्रोक्योर करो सप्लायर से। और अगर हम लोग बात करेंगे HS कोड की, तो इसका HS कोड दोस्तों आता है 08 चैप्टर में। 08 जो चैप्टर है वो है अदर फ्रेश फ्रूट्स, और उसका सब चैप्टर है 03। तो इसका पूरा HS कोड जो आता है दोस्तों वो आता है 08039010। ये प्रोडक्ट HS कोड के अंडर आपको एक्सपोर्ट करना है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की। इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप दुबई के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो नॉर्मली बेसिक डॉक्यूमेंट जो है वो आपको लगने वाले, जैसे IEC है, एपेडा है, क्योंकि बनाना जो प्रोडक्ट है वो एपेडा की कैटेगरी में आता है। तो आपको एपेडा का RCMC कंपलसरी है। उसके बाद AD कोड रजिस्ट्रेशन है, IFSC कोड है, फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट रजिस्ट्रेशन है। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। उसके बाद आपको पोर्ट रजिस्ट्रेशन भी करवाना है। ये हो गए नॉर्मल कॉमन डॉक्यूमेंट। अगर मैं बात करूं कि प्रोडक्ट स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है वो ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको नॉर्मली CO लगेगा, फाइटो लगेगा। फाइटो क्यों? क्योंकि ये प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है, तो आपको यहाँ पे फाइटो कंपलसरी है। अभी यहाँ पे मैं बात करूंगा, अगर आप सोहार को एक्सपोर्ट कर रहे हो, मतलब ओमान, सोहार एक पोर्ट है ओमान का, ओमान के अंदर आप अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको वहां पे जो है वो टेस्टिंग रिपोर्ट लगेगा ही लगेगा। बाकी सारी कंट्रीज में ऐसा मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ओमान के लिए आपको टेस्टिंग रिपोर्ट वहां पे बनाना के लिए लगता ही लगता है। तो मेक श्योर करो कि आप जब भी एक्सपोर्ट का कॉस्टिंग करते हो, अगर आप ओमान के बायर से कनेक्ट होते हो तो वो अगर CIF रेट मांगता है तो वो आपको टेस्टिंग रिपोर्ट का भी वहां पे जो है वो कॉस्टिंग ऐड करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सोर्सिंग और पैकेजिंग की। सोर्सिंग की बात करूं तो दोस्तों, जो बनाना यहाँ पे इंडिया में ग्रो होता है उसका करीब 50% बनाना जो होता है वो जलगांव में, महाराष्ट्र में एक जलगांव करके डिस्ट्रिक्ट है, सोलापुर, जलगांव, ये साइड में बहुत ही ज्यादा मात्रा में जो है वो प्लांटेशन होता है बनाना का। नॉट ओनली इन महाराष्ट्र, लेकिन साउथ रीजन में, आंध्रा में भी इसका बहुत सारा यहाँ पे जो है वो प्रोडक्शन होता है। क्योंकि एक बार महाराष्ट्र का सीजन खत्म हो गया तो आंध्रा का सीजन चालू हो जाता है। आंध्रा का सीजन खत्म हो गया तो आपका साउथ रीजन का, तमिलनाडु साइड का जो है वो सीजन चालू होता है। इसीलिए ये प्रोडक्ट की डिमांड भी है वो थ्रू आउट द ईयर रहती है, 12 मंथ रहती है, और इसका प्रोक्योरमेंट भी आपको 12 मंथ थ्रू आउट द ईयर ही मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैंने बहुत सारे केसेस में ऐसे देखा है कि जलगांव
का बनाना रहने दो या फिर अदर साइड का अगर आप बनाना प्रोक्योरमेंट करते हो, तो अगर वेसल डिले होता है या फिर आपका ट्रांजिट टाइम बढ़ जाता है तो वहां पे थोड़ा सा क्वालिटी क्लेम आते हैं। तो क्वालिटी क्लेम ना आए इसके लिए दोस्तों बहुत सारे एक्सपोर्टर जो है वो सोलापुर से प्रोक्योरमेंट करते हैं। सोलापुर में एक टेम्बुर्नी करके गांव है, टेम्बुर्नी आपने नाम सुना ही होगा, वो बहुत ही फेमस एरिया है प्रोक्योरमेंट के लिए। अगर आप वहां पे जाओगे तो बहुत सारे कोल्ड स्टोरेज वहां पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये था दोस्तों सोर्सिंग के बारे में। अगर हम लोग पैकेजिंग की बात करते हैं, देखिए दोस्तों इसका जो पैकेजिंग होता है वो वैक्यूम पैक्ड बैग में होता है और उसके ऊपर जो है वो बैग्स का पैकिंग किया जाता है, जैसे कोरेगेलेटेड बॉक्सेस जो है उसमें पैकिंग किया जाता है। अगर हम लोग इसकी वेट की बात करें तो ये दो टाइप में पैक होता है, एक तो 13 kgs या 7 kgs, डिपेंडिंग अपॉन द बायर रिक्वायरमेंट, डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री। आप यहाँ पे 13 kg या 7 kg दोनों में पैक कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली दोस्तों मैंने ऐसे देखा है कि 13 kg में ही पैकिंग होता है। तो आपको बायर से ये पूछना पड़ेगा कि आपको पैकिंग किस में चाहिए, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे पैकिंग करवाना है। अगर हम लोग क्वालिटी स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग जैसे बोलते हैं कि हैंड्स की बात करते हैं, जैसे बनाना का हैंड, एक जो उसका हम लोग बोलते हैं कि मराठी में या फिर हिंदी में उसको घड़ बोलते हैं, एक घड़ में उसका फनी बोलते हैं उसको। तो 13 kg में कितना फनीस बैठेगा, कितना हैंड्स बैठेगा, उसके ऊपर 6 हैंड, 7 हैंड, 8 हैंड, ऐसा उसका कैटेगराइजेशन यहाँ पे होता है। तो वो आपको वहां पे ध्यान रखना है कि एग्जैक्ट बायर का रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से आपको प्रोक्योरमेंट करना है और कॉस्टिंग करना है। ये हो गया दोस्तों सोर्सिंग और पैकेजिंग के बारे में। अभी हम लोग बात करते हैं कि बायर फाइंडिंग टेक्निक क्या है। सबसे बढ़िया बायर फाइंडिंग दोस्तों टेक्निक यही है कि आप वहां पे डायरेक्टली मार्केट में चले जाओ, वहां पे आपको बहुत सारे इंपोर्टर्स मिल जाएंगे। क्योंकि देखो दोस्तों एक एक्सपोर्टर पूरे सारे बायर की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पाएगा, इसीलिए बायर जो है वो 3, 4, 5 सप्लाई से कनेक्टेड रहता है। तो आपको वहां पे स्कोप बहुत ज्यादा है। आप गल्फ फूड एग्जीबिशन में भी जा सकते हो। गल्फ फूड तो फ्रेश फूड एंड वेजिटेबल के लिए बहुत ही अच्छा एग्जीबिशन है। वहां पे अपने खुद का स्टॉल लगा लिया तो बायर खुद सामने से आके आपको स्टॉल पे विजिट करके ऑर्डर भी देके जा सकते हैं। लेकिन मार्केट विजिट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये प्रैक्टिकल वे है टू फाइंड द बायर। मैंने एक एक्सपोर्टर्स के साथ बात करने के बाद ही ये यहाँ पे बायर फाइंडिंग मेंशन किया है कि वो वही टेक्निक यूज करके जो है वो ईरान इराक के अंदर एक्सपोर्ट करता है। तो आपको ये दो चीजें ध्यान में रख के ही बायर फाइंडिंग करना है दोस्तों। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि टारगेटेड कंट्रीज क्या है। अभी टारगेटेड कंट्रीज की बात करूं तो दोस्तों मैं आपको 11 ऐसी कंट्रीज देने वाला हूं जहां पे भर भर के एक्सपोर्ट होता है इंडिया से बाहर। सबसे पहली है इराक। लास्ट ईयर हमने 1500 करोड़ का एक्सपोर्ट किया है ओनली इराक। उसके बाद उज्बेकिस्तान है, ईरान है, यूएई है, ओमान है, नेपाल है, कुवैत है, बहरीन है, कतार है, मालदीव्स है। अगर आपको स्मॉल स्केल में एक्सपोर्ट करना है तो आपको मालदीव के अंदर बाय एयर आप स्टार्ट कर सकते हो, कतार के अंदर स्टार्ट कर सकते हो। अगर मतलब कि स्मॉल क्वांटिटी में आपको एक्सपोर्ट करना है तो ओमान एक अच्छी कंट्री है जहां पे आप एक कंट्री से भी शुरुआत कर सकते हो। आप देख सकते हो बायर के साथ में उसका क्वालिटी कैसे अच्छा लगता है, नहीं लगता है, कोई क्लेम तो नहीं आता है। उसके बाद आप जो है वो इराक ईरान में ट्राई कर सकते हो। क्योंकि देखो दोस्तों इराक ईरान में बहुत बड़े बायर हैं तो वहां पे आपको मिनिमम 5 कंट्री, 10 कंट्री, 15 कंट्री का ही ऑर्डर आएगा। मैंने देखा है, मेरा कस्टमर है वो वीकली 150 कंट्री भेजता है ओनली इराक। तो आप इमेजिन करोगे कितना ज्यादा वॉल्यूम है। इसमें मार्जिन खैर कम है, मार्जिन कम है, आई एग्री, लेकिन इसका इतना वॉल्यूम रहता है कि आपका पूरा प्रॉफिट मार्जिन वहां पे कवर हो जाता है। तो ये सारी टारगेटेड कंट्रीज आपको टैप करके दोस्तों जो है वो एक्सपोर्ट के लिए प्लान करना है। ये कंट्रीज में अगर आप टैप करोगे तो आराम से आपको जो है वो 15-20 करोड़ का ऑर्डर मिल ही जाएगा अगर आप अच्छे से प्लानिंग करते हो तो। अभी हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट मार्जिन की। देखिए दोस्तों कंसिडरिंग फ्रेश फ्रूट यहाँ पे 2% से लेके 5% तक आप मार्जिन कमा सकते हो अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट इंसेंटिव्स। अभी RODTP जो है वो 1.8% ऑन FOB वैल्यू है। तो मान के चलो कि आप 2% कमा रहे हो और यहाँ पे गवर्नमेंट इंसेंटिव आपको 2% मिल रहा है तो 4% मार्जिन आपको यहीं पे हो गया, प्लस जो ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा वो अलग से। तो यहाँ पे देखो तो एक ही चीज मैं आपको बताऊंगा कि बनाना एक्सपोर्ट जो है वो एक वॉल्यूम का गेम है। अगर आप 150 कंटेनर, 300 कंटेनर, 500 कंटेनर महीने का करते हो तो आपको वहां पे जो है वो प्रॉफिट अच्छा वहां पे दिख जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे डिमांड ही इतनी ज्यादा है कि आपको एक कंटेनर करके मैं प्रॉफिट कमाऊं
या फिर उसमें फिर 2 लाख का मार्जिन रखूं, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जितनी ज्यादा डिमांड और वॉल्यूम का गेम रहेगा उतना प्रॉफिट मार्जिन आपका कम होता है वहां पे। लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूं, इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है और हम इसका जो है बाहर कंट्री से कंपटीशन भी कम है। तो ये था दोस्तों ओवरव्यू अबाउट द बनाना एक्सपोर्ट। आप बनाना एक्सपोर्ट कर सकते हो इंडिया के अंदर। अगर इसका पीडीएफ लिंक आपको चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको लगता है कि कोई और टॉपिक है, प्रोडक्ट है जिसके ऊपर मुझे वीडियो बनानी चाहिए तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। उस टॉपिक पे भी मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एक्सपोर्ट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।